हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है जीएस स्टार्ट कर रहे हैं। जीएस में हम लोग हिस्ट्री और आज हम लोग देखने वाले हैं गुप्त काल। ठीक है, तो हिस्ट्री में हम लोग इससे पहले की वीडियो देख चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग गुप्तोत्तर देखेंगे, फिर पूर्व मध्यकाल और फिर मॉडर्न, यानी कि एक क्रमबद्ध तरीके से हम लोगों को हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। देखिए, पीसीएस 21 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो उतने ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी अभी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो अलग अलग हमको जीएस नहीं पढ़ना है हर परीक्षा के लिए। हमें पढ़ना ऐसा है कि समग्रता से हम एक सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे तो कोई भी पेपर रहे हम बस इजीली कर सकें। ठीक है, आज हम लोग गुप्त काल देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग गुप्त काल देख रहे हैं। आप लोग ये मैप में गुप्त काल का साम्राज्य विस्तार, यानी कि आप इसके विस्तार से ही समझ सकते हैं कि गुप्त काल का साम्राज्य विस्तार काफ़ी दूर दूर तक था। भारत में एक विशाल साम्राज्य था, यानी कि भारतीय इतिहास में मौर्य काल के बाद पहली बार जो है भारत राजनीतिक एकता के सूत्र में बंधा हुआ दिखाई देता है। एक विशाल साम्राज्य की स्थापना होती है, केंद्रीकृत व्यवस्था देखने को मिलती है और साथ ही गुप्त काल को इसकी उपलब्धियों और सांस्कृतिक समृद्धता के कारण ही गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं स्वर्ण काल के पीछे बहुत सारे रीज़न रहे हैं, जैसे कि शासकों की उपलब्धियां और सांस्कृतिक उपलब्धता में या समृद्धता में, जैसे कि विज्ञान में बहुत सारे और साहित्य में, हर क्षेत्र में यहाँ बहुत सारी उपलब्धियां देखने को मिलती हैं। तो वो सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे बहुत अच्छे से, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं गुप्त काल। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत की राजनीतिक जो एकता थी वो समाप्त हो गई थी। जैसे कि छोटे छोटे राजवंशों का उदय हो गया था। छोटे छोटे राजवंशों के साथ ही बहुत सारे विदेशी आक्रमण भी हुए थे और कुछ विदेशी वंशों ने यहाँ भारत में शासन भी किया। हालांकि इसके बाद कुषाणों और सातवाहन शासकों ने क्रमशः उत्तर और दक्षिण भारत में राजनीतिक स्थिरता लाने का प्रयत्न किया, परंतु वे सफल नहीं हुए, यानी कि पूरी तरीके से स्थिरता नहीं आ सकी क्योंकि ये राज्य अपने ही क्षेत्रों में सीमित रहे। चौथी शताब्दी के में प्रारंभ में एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसे गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। और जो है मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये राजनीतिक एकता जैसे समाप्त हुई तो मौर्योत्तर काल में बहुत छोटे छोटे राजवंश हमें देखने को मिलते हैं और उसके बाद एक लंबे टाइम के बाद गुप्त काल में हमें वो राजनीतिक एकता दोबारा से स्थापित हो और न केवल स्थापित होती है बल्कि एक विशाल साम्राज्य की स्थापना होती है, साम्राज्य विस्तार भी दिखाई देता है, बहुत सारी उपलब्धियां हमें देखने को मिलती है। तो हम इसका एक अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से देख लेते हैं। देखिए, अगर शुरू से देखें तो कुषाण साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। ठीक है, तो कुषाण साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर गुप्त साम्राज्य का जो था उदय हुआ था। संभवतः ये लोग क्या थे, कुषाणों के सामंत थे और कुषाणों के बाद उनका स्थान ले लिया क्योंकि मौर्योत्तर काल के बाद ये कुषाण वंश ये सब देखने को मिले। तो ये कहा जाता है कि ये लोग जो थे कुषाणों के सामंत थे और कुषाणों के बाद उनका स्थान ले लिया। उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई। तो जो है आप देख सकते हैं कि जो है मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग जो है शक मुरुंडों के शासन में आ गया था। तो जो है शक है मुरुंडों के शासन में आ गया था जो कि 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। तो हम देख सकते हैं कि उसके बाद 275 ईस्वी के आसपास गुप्त वंश अस्तित्व में आया है। स्रोत देख लेते हैं। अगर गुप्त वंश के स्रोत देखें, काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार गुप्त सम्राट जाट और मूलतः पंजाब के निवासी थे। गौरीशंकर ओझा इन्हें क्षत्रिय और राय चौधरी ने इन्हें जो है
राय चौधरी ने इन्हें क्या कहा है, ब्राह्मण कहा है। और स्मृतियों में गुप्तों को वैश्य कहा गया है। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि स्मृतियों में क्या कहा गया है गुप्तों को, तो वैश्य कहा गया है। और जो है गौरी शंकर ओझा इन्हें क्षत्रिय, राय चौधरी ने इन्हें ब्राह्मण कहा है। ठीक है, तो आरंभिक शासक देख लेते हैं। गुप्तकालीन अभिलेखों के आधार पर, यानी कि अभिलेखीय साक्ष्यों में हमें श्री गुप्त, गुप्तों के आदि राजा थे, यानी श्री गुप्त को ही गुप्त काल का संस्थापक माना जाता है अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर। इन्होंने 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक, 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया। किसने? श्रीगुप्त ने। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, श्रीगुप्त गुप्तों के आदि राजा थे। या ऐसे पूछ सकते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो आप श्रीगुप्त को ही टिक करेंगे। और इनकी जो टाइम है वो है, समयावधि है 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया, तथा महाराज की उपाधि भी धारण की थी। श्रीगुप्त के पश्चात उसका पुत्र घटोत्कच का शासक हुआ। ठीक है, तो घटोत्कच और श्रीगुप्त की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अभिलेखों से मिलती है, इतना याद रखिए। ठीक है, और जिसने 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति में स्वयं को श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है। यानी कि हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से भी इन दोनों की जानकारी मिलती है। किस किस की? श्रीगुप्त और घटोत्कच। तो फिर लेकिन अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम ही वास्तविक संस्थापक थे गुप्त वंश के। जैसे इन लोगों की क्या है कि बहुत ज़्यादा उपलब्धियां देखने को नहीं मिलती हैं, कोई बहुत ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धियां देखने को नहीं मिलती हैं, ना ही कोई साम्राज्य विस्तार देखने को मिलता है। बस हाँ, ये है कि संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है और एक लंबे टाइम तक ये लोग शासन भी करते हैं। लेकिन अगर यहाँ से विस्तार की बात की जाए, साम्राज्य विस्तार की कुछ उपलब्धियों के बारे में देखा जाए, तो चंद्रगुप्त प्रथम शासक थे, या इनको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासन है 319 से 335 ईस्वी। तो गुप्त वंश का जो चंद्रगुप्त प्रथम है, गुप्त वंश के प्रथम प्रसिद्ध राजा हुए। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ये बहुत पूछा जाता है कि महाराजा धीराज की उपाधि प्रथम बार किसने धारण की थी, या किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। और चंद्रगुप्त ने वैशाली के प्राचीन लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। तो विवाह संबंध भी पूछ लिए जाते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि किसकी पत्नी कौन सी थी। गुप्त वंश की पत्नियों के नाम दे देते हैं, शासक के नाम देते हैं, तो वो हम लोगों को मिलान करना रहता है। तो याद रखेंगे, इनका वंश भी याद रखेंगे। लिच्छवी वंश की थी, और इन जो थी राजकुमारी, उनका नाम था कुमार देवी। किसकी पत्नी थी? चंद्रगुप्त प्रथम की। इन्होंने अपने राज्यारोहण की स्मृति में 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत आरंभ किया। तो 2-3 उपलब्धियां हैं इनकी। एक तो याद रखना है महाराजा धीराज, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता। दूसरा, इनकी पत्नी का नाम कुमार देवी। तीसरा, इन्होंने गुप्त संवत आरंभ किया 319 ईस्वी। ये 3 फैक्ट चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बहुत ज़रूरी हैं, याद रखना है। आगे देखते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त क्या थे? समुद्रगुप्त मतलब दूसरे शासक हैं, और इनका शासन जो है 335 से 375 ईस्वी। चंद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त के दरबारी जो कवि थे हरिशेर, बहुत ही फेमस थे। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के शासन पर खुदा है, यानी जो है जिस पर अशोक का स्तंभ काल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलती है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है किसकी रचना है? हरिशेर की रचना है। किसके कवि थे? दरबारी कवि किसके थे? ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, और जिस पर बहुत सारे शासकों का उल्लेख मिलता है। इस पर जो है प्रयाग प्रशस्ति पर समुद्रगुप्त के अलावा अशोक का, साथ ही जहांगीर का भी उल्लेख मिलता है। तो ये भी याद रखना है किस किस का उल्लेख मिलता है। ये अभिलेख उसी स्तंभ मतलब जानकारी मिलती है। ये अभिलेख उसी स्तंभ लेख है। प्रयाग स्तंभ लेख के 7वें श्लोक से उसकी सामरिक विजयों का वर्णन मिलता है। यानी किसकी सामरिक विजयों का वर्णन मिलता है? समुद्रगुप्त की। तो याद रखना है, ठीक है। और विजय अभियान अगर देखें समुद्रगुप्त के, तो विजय अभियान देख लेते हैं। समुद्रगुप्त विजित प्रदेशों को 5 समूहों में बांटा। कितने? 5 समूहों में बांटा। प्रथम समूह में गंगा यमुना दोआब के वे राजा हैं जिन्हें हराकर उनका राज्य साम्राज्य में मिला लिया गया।
तो एक तो वे थे जिन्हें हराकर उनका राज्य साम्राज्य में मिला लिया गया। द्वितीय समूह में पूर्वी हिमालय के राज्यों और कुछ सीमावर्ती राज्यों के शासक हैं, जैसे नेपाल, असम, बंगाल, पंजाब के कुछ पूर्वी गणराज्य आदि। इन्हें उसने अपनी शक्ति का एहसास करा दिया, यानी उसे अपनी सीमा में नहीं मिलाया, बस शक्ति का एहसास करा दिया। तृतीय समूह में कौन से थे? आठविक राज्य हैं जो विंध्य क्षेत्र में पड़ते हैं। चतुर्थ समूह में पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक थे। तो चतुर्थ समूह याद रखना है हमको। चतुर्थ समूह में वे पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक थे जिन्हें हराकर छोड़ दिया गया। तो दक्षिण भारत के साथ इनकी एक पॉलिसी थी। तो दक्षिण जो है इनका क्या था? दक्षिण भारत के 12 शासक थे जिन्हें हराकर छोड़ दिया गया। यानी कि ये क्या था, जो दक्षिण में इन्होंने विजय की थी उसे छोड़ दिया जाता था। और पंचम समूह में शकों और कुषाणों के नाम है। तो ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिए कि दक्षिण भारत के जो 12 शासक थे जिन्हें हराकर छोड़ दिया गया, तो उसको उन्होंने क्या किया था, दक्षिणापथ नीति को 3 प्रमुख जो है उसको आधार में बांट दिया गया था। 3 आधार थे, 3 आधार से लाए थे। एक तो ये था कि ग्रहण यानी शत्रु पर अधिकार कर लिया, और दूसरी थी मोक्ष यानी शत्रु को मुक्त कर देना। अनुग्रह क्या था? राज्य को लौटाकर शत्रु पर दया करना। यानी ये दक्षिण की इनकी एक अलग टाइप की नीति थी। 3 आधार थे, ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। पंचम समूह में क्या था? शकों और कुषाणों के नाम हैं, ठीक। तो ये चीज़ हमें समुद्रगुप्त के बारे में ये जानकारी याद रखना है। दक्षिण की नीति इनकी बहुत फेमस रही थी, तो इसलिए दक्षिणापथ नीति के 3 आधार भी याद रखना है, ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। और पंचम समूह में क्या थे? शकों और कुषाणों के नाम हैं, ठीक है। और फिर समुद्रगुप्त के पास एक विशाल नौसेना भी थी। और तीसरी कुछ अन्य विशेषताएं भी देख लेते हैं। देखिए, अन्य विशेषताओं में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसके अनुसार? ये स्मिथ के अनुसार। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत के चंपू शैली में, किस शैली में? संस्कृत के चंपू शैली में। जैसे कि प्रारंभिक पंक्ति पद्यात्मक और बाद वाली जो पंक्ति है वो है गद्यात्मक। तो इस तरीके से ये जो शैली है वो चंपू शैली है। ये शैली भी पूछ सकते हैं, इसलिए याद रख लेते हैं। इसमें समुद्रगुप्त के अतिरिक्त किस किस का उल्लेख मिलता है? यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अशोक, जहांगीर तथा बीरबल का उल्लेख है। तो प्रयाग प्रशस्ति है जो हरिशेन की, तो वो उसमें किस किस का नाम मिलता है? कौन कौन से शासकों का? अशोक का मिलता है, जहांगीर का मिलता है, और बीरबल का उल्लेख मिलता है। और समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सिक्के में कुछ पर अश्वमेध पराक्रम खुदा है। तो किस पर क्या खुदा है? अश्वमेध पराक्रम खुदा है। और जो है कुछ पर सम्राट को बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है। तो इससे क्या पता चलता है कि सम्राट जो थे संगीत प्रेमी भी हैं। और चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। समुद्रगुप्त ने अपने को लिच्छवी दौहित्र कहकर गर्व का अनुभव करता था। यानी लिच्छवी दौहित्र कौन स्वयं को कहता है? समुद्रगुप्त। उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो हम देख चुके हैं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखते हैं। देखिए, आपको बता दें कि समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्ता वंशावली में तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेखित है, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक के अस्तित्व का भी पता चलता है। तो इसके बीच में यानी समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त भी एक शासक हुए थे, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा कोई उपलब्धियां नहीं हैं, बहुत ज़्यादा उनका कोई ऐसी साम्राज्य विस्तार उसकी जानकारी नहीं मिलती है। तो जो मेन शासक हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, तो समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का ही मतलब मेन मुख्य रूप से उल्लेख मिलता है। लेकिन आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के बीच में ही रामगुप्त का उल्लेख मिलता है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो इनका शासन है 380 से 412 ईस्वी। जीवन परिचय देख लेते हैं। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र जो है चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना। उसका दूसरा नाम जो था देवराज तथा देवगुप्त भी था। दूसरा नाम केवल की उपाधि कह सकते हैं, उपनाम कह सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है।
कि देवराज और देवगुप्त की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या क्या, देवराज, देवगुप्त और विक्रमादित्य भी, ये तीनों याद रखना है नाम। तो देवगुप्त भी था, उसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और विजयों द्वारा बढ़ाया है, यानी कि उसने अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया, जिसमें कुछ संबंध भी, मतलब विवाह संबंध और कुछ विजय, तो ये कारण रहे। उसने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। देखिए, कुमार देवी किसकी पत्नी थी? चंद्रगुप्त प्रथम की। लेकिन कुबेर नागा किसकी पत्नी है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो ये नाम हमें याद रखना है, पत्नियों के नाम भी मिलान करने के लिए बहुत बार पूछे गए हैं, याद रखना है। तो नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह बाकटक नरेश रुद्रसेन से किया। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद वहाँ के शासन के निमित्त उसने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो ये याद रखना है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? ये चंद्रगुप्त द्वितीय की थी, और उनका विवाह किससे हुआ था? बाकटक नरेश रुद्रसेन से हुआ था। विजय अभियान देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो विक्रमादित्य की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी, किसको हराकर? शकों को हराकर। शकों के विरुद्ध जो है विजय के उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के भी जारी किए। तो उस चांदी के सिक्के जारी किए, किसने जारी किए थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख के राजा चंद्र का साम्य चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ मिलाया जाता है। इसमें यानी बंगाल सिंधु नदी के पार बहुलिकी पर विजय का उल्लेख है। उपलब्धियां क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन रहता था? तो दरबार में कालिदास और अमर सिंह जैसे अनेक विद्वान। फाहियान इसी के शासनकाल में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास और अमर सिंह जैसे अनेक विद्वान रहते थे, और जिसका नाम भी हम लोग देख सकते हैं। फाहियान इसी के शासनकाल में भारत आया था। ये भी कहा जाता है कि जो है अनुश्रुतियों के अनुसार उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक जो है मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। इनमें कौन कौन से थे? कालिदास थे, धन्वंतरी थे, छपड़क थे, अमर सिंह थे, शंकु, बेताल भट्ट, करपर, बारामिहिर, वरुरुचि जैसे विद्वान थे। तो ये नाम भी हम लोग एक नज़र जैसे इसमें ध्यान रख सकते हैं कि कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, बारामिहिर। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को सक्कारी भी कहा गया है। ठीक है, इसके व्याघ्र शैली के सिक्के गुजरात से मिले। तो इन्होंने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने, वो व्याघ्र शैली के थे, और वो कहाँ से मिलते हैं? गुजरात से इसके साक्ष्य मिलते हैं। और सक्कारी किसको कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है। तो बहुत सारी बातें हैं, वो सारी चीज़ें हमें याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल में जो है फाहियान भारत आए हैं, और इनका जो है, और एक चीज़ और है, दिग्विजय का उल्लेख मिलता है इनके उदयगिरी गुहा लेख से। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की दिग्विजयों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? उसके जो है उदयगिरी गुहा लेख से होता है, और उसको सकारी भी कहा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है कुमारगुप्त का शासन है 415 से 454 ईस्वी। तो हिंसांग ने कुमारगुप्त का नाम शक्रादित्य बताया। इसने बड़ी संख्या में मुद्राएं जारी करवाईं। तो हिंसांग ने कुमारगुप्त का नाम शक्रादित्य बताया। तो शक्रादित्य किसको कहा गया है? कुमारगुप्त को कहा गया है, ये याद रखना है। और जो है इसके द्वारा जारी की गई मुद्राओं का एक बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? भरतपुर से मिला है, और जिसमें चांदी की मयूर शैली की मुद्राएं सर्वोत्कृष्ट थी। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि पुष्य भूतियों का आक्रमण कुमारगुप्त के समय हुआ। कुमारगुप्त ने एक अश्वमेध यज्ञ भी किया था। और मेन क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गुप्त काल के टाइम का है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। इसी के काल में गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया, यानी कि इनके बाद से क्या हुआ कि इनके टाइम से ही गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। स्कंदगुप्त, तो 455 से 468 ईस्वी के बीच इनका शासन है। हमें एक क्रम याद रखना है सभी शासकों का, और सन भी याद रख सकते हैं। और विजय अभियान है राज्यारोहण के तुरंत बाद इसे हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख तथा जूनागढ़ शिलालेख में हूणों पर स्कंदगुप्त की विजयों का उल्लेख है।
तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भीतरी स्तंभ लेख किसका है। ठीक है, तो भीतरी स्तंभ लेख जो है स्कंदगुप्त का है। किस चीज़ का इसमें उल्लेख है, तो होड़ों पर स्कंदगुप्त की विजयों का उल्लेख है भीतरी स्तंभ लेख में, और जूनागढ़ अभिलेख से भी ये जानकारी मिलती है। तो राज्यारोहण के तुरंत बाद इस पर होड़ों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख और जूनागढ़ शिलालेख में होड़ों पर स्कंदगुप्त की विजयों का उल्लेख है। काहोम स्तंभलेख में समुद्रगुप्त को राकोपम कहा गया है। क्या कहा गया है, देखिए काहोम स्तंभलेख में भी स्कंदगुप्त का जो है उल्लेख मिलता है। तो याद रखना है, भीतरी स्तंभलेख, काहोम स्तंभलेख, जूनागढ़ में, इसमें सभी में स्कंदगुप्त का उल्लेख मिलता है। तो ये स्तंभलेख किस काल के हो गए, गुप्त काल की जानकारी दे रहे हैं। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया था, तो ये भी याद रखना है। स्कंदगुप्त ने किसको सौराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया था, पर्णदत्त को सौराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया था। अन्य कार्य में देख लेते हैं। जूनागढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, और इस झील का पुनर्निर्माण पर्णदत्त और उसके पुत्र चक्रपालित की निगरानी में करवाया गया था। तो ये भी फैक्ट याद रखना है। स्कंदगुप्त के द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के न केवल संख्या में कम थे, बल्कि उसमें सोने की शुद्धता की मात्रा भी कम थी। यानी धीरे धीरे जो है सिक्कों में सोने की मात्रा कम होने लगी। तो यहाँ पतन देखने को मिलने लगा है फिर। और परवर्ती गुप्त शासक नरसिंह गुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, बैन्यगुप्त, भानुगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त आदि ने मिलकर 468 ईस्वी से 550 ईस्वी तक शासन किया। तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसके परवर्ती गुप्त शासक तो हुए हैं काफ़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी कोई ज़्यादा उपलब्धियां देखने को नहीं मिलती। फिर बाद में साम्राज्य विस्तार भी देखने को नहीं मिलता है। तो बस नाम याद रख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो लगभग 468 से 550 ईस्वी तक गुप्तों ने जो है मतलब बाद में परवर्ती शासकों ने शासन किया। तो 550 ईस्वी तक लगभग गुप्त वंश रहा है। और गुप्त कालीन प्रशासन की बात करें, देखिए गुप्त काल में आरंभ में सोने की शुद्धता हमें देखने को मिलती है, साम्राज्य विस्तार देखने को मिलता है, बहुत ही केंद्रीकृत व्यवस्था देखने को मिलती है, सोने चांदी के सिक्के देखने को मिलते हैं। और जो सोने के सिक्के होते थे उनमें सोने की मात्रा भी अच्छी थी। इससे क्या पता चलता है कि आर्थिक स्थिति अच्छी रही होगी। और तो ये सारी चीज़ें हम लोग जान सकते हैं। और इसी में मतलब इसमें इतनी अच्छी स्थिति होने की वजह से ही स्थापत्य में बहुत सारी समृद्धता देखने को मिलती है। स्थापत्य कला और सांस्कृतिक मतलब हर जगह यहाँ जो है हमें बहुत सारी उपलब्धियां देखने को मिलती हैं। तो हम उसका बारी बारी से अध्ययन कर लेंगे। यानी सांस्कृतिक में कई चीज़ें आ जाती हैं, सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, मतलब और जो स्थापत्य कला, वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे बारी बारी से। लेकिन यहाँ हम प्रशासन देख लेते हैं। प्रशासन क्या है, प्रशासन ही किसी भी काल की नींव होती है, किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जा सकता है। तो गुप्तकालीन प्रशासन, राजतंत्र, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, देवत्व का सिद्धांत था। ठीक है, गुप्तकालीन प्रशासन राजतंत्र, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, देवत्व का सिद्धांत गुप्तकालीन शासकों में प्रचलित था। राजाओं ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम देवता उपाधियां धारण की। राजा की तुलना कुबेर, वरुण, इंद्र, यमराज से की गई। राजा की उपाधि से पता चलता है कि गुप्त शासकों ने अपने साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे राजाओं पर शासन किया। साम्राज्य के अधिकतर भाग सामंतों के अधीन था। राज शर्मा के अनुसार गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था प्राक सामंती व्यवस्था थी। यानी बाद में जो है धीरे धीरे सामंती व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, यहाँ प्राक सामंती व्यवस्था थी। राजपद जो थे वंशानुगत सिद्धांत पर आधारित था। तो केंद्रीय प्रशासन क्या था, प्रशासन के संचालन के लिए यहाँ केंद्रीय प्रशासन देखने को मिलता है। यानी कि केंद्र में कौन था, राजा ही सर्वोच्च था। केंद्रीय प्रशासन, प्रशासन के संचालन के लिए सम्राट मंत्रिमंडल का गठन करता था, जिसमें अमात्य होते थे, सचिव, मंत्री होते थे। नौकरशाही अमात्य के नाम से जाना जाता था। सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, कुमार अमात्य होते थे। प्रांतीय प्रशासक क्या थे, प्रशासनिक सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था, जिसे भुक्ति कहा जाता था। तो प्रांतों को क्या कहा जाता था, भुक्ति कहा जाता था। तो प्रमुख प्रांत पुंडू बर्दन उत्तरी बंगाल, बर्धमान भुक्ति बंगाल, तीर भुक्ति तिरहुत, पुंडुवर्धन उत्तरी बंगाल, मालवा भुक्ति मध्य देश। इसके अलावा मगध, सौराष्ट्र, कौशाम्बी तथा श्रीनगर भुक्ति प्रमुख प्रांत हैं। ठीक है, भुक्ति का शासक उपरिक कहलाता था। सीमांत प्रदेश के शासक को गोप्ता कहा जाता था।
स्थानीय शासन अगर देखें, भुक्ति का विभाजन जनपद में किया गया था जिसे विषय कहा गया था। सबसे पहले देश, फिर भुक्ति, फिर विषय, तो इस तरीके से एक क्रम था। विषय कहा जाता था, विषय का शासक विषयपति होता था जो विषय परिषद की सहायता से शासन करता था। विषय परिषद में नगर श्रेष्ठी, सार्तवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ सदस्य होते थे। विषय का विभाजन बीथी में हुआ था और बीथी से छोटी इकाई पेठ थी। तो इसे इस तरीके से विषय का विभाजन किस में था? बीथी में हुआ था। बीथी से छोटी इकाई पेठ थी। गुप्त काल में नगर पालिकाएं जो अस्तित्व में थी, जिसके द्वारा नगरों का प्रशासन चलाया जाता था। पुरपाल नगर का मुख्य अधिकारी होता था। तो पेठ अनेक गांव के समूह को कहा जाता था। ग्राम सभा द्वारा गांव का शासन संचालित होता था। दामोदरपुर ताम्रपत्र से ग्राम सभा के कुछ पदाधिकारी, मेहतर, अष्टकुलाधिकारी, कुटुंबी, तमवारिक आदि का उल्लेख मिलता है जो गांव का प्रबंध देखता था। न्याय प्रशासन में सम्राट साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। तो सम्राट जो था, साम्राज्य का जो था सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था। नारद एवं बृहस्पति स्मृतियाँ गुप्त काल में न्याय व्यवस्था के अत्यधिक विकसित होने की जानकारी देता है। इस काल में पहली बार दीवानी तथा फौजदारी कानूनों में भेद हुआ तथा इसकी विशद व्याख्या की गई। पूग एवं कुल नामक संस्था अपने सदस्यों के विवादों का फैसला करती थी। तो ये भी याद रखना, पूग एवं कुल नामक संस्था अपने सदस्यों के विवादों का फैसला करती थी। फाहियान के अनुसार गुप्त काल में दंड विधान कम कठोर था, मृत्यु दंड का कोई प्रावधान नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखना है। अब देखिए, तो प्रशासनिक अधिकारी अगर हम देखें तो पदाधिकारी, एक नज़र में इसकी टेबल देख लेते हैं। कुमारामात्य सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी थे, उच्च से उच्च पद पर नियुक्त किया जा सकता था। महाप्रतिहार राजमहल का सुरक्षा अधिकारी था। महासांदी विग्रहिक वैदेशिक नीति, युद्ध और शांति का मंत्री था। और महाबलाधिकृत सैनिक अधिकारी था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रधान था। विनय स्थिति स्थापक शांति व्यवस्था का प्रधान था। महादंडनायक युद्ध एवं न्याय विभाग का कार्य देखने वाला था। महावंडागाराधिकृत राजकीय कोष का प्रधान था। महाक्षपटलिक अभिलेख विभाग का प्रधान। ध्रुवाधिकरण कर वसूली विभाग का प्रधान। महापीलुपति गज सेना का अध्यक्ष था। अग्रहारिक दान विभाग का मुखिया था। पुस्तपाल जमीन का लेखा जोखा रखने वाला था। तो ये सारे अधिकारियों के नाम, और ये जो मिलान भी करने को आ जाता है, तो इसलिए इसको, इस टेबल को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे जो है हम पूरी जो है जिस राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति देखेंगे, साथ ही स्थापत्य कला को देखेंगे, और जो है ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा गुप्तकाल कवर कर लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।